बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जुम्मे की सुबह का दिन है, रात से बारिश हो रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, दिखा ज़रूर सकती हूँ और इस टाइम जो है मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोरेज। और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और बारिश इतनी अच्छी हो रही थी लाहौर में, पिछले दिनों इतनी गर्मी थी कि बिल्कुल झुलसा देने वाली गर्मी थी कि सुबह और दोपहर का फ़र्क ही लग रहा था ख़त्म हो गया है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, एहसान है पाक परवरदिगार का कि बारिश हो गई और अब इंशाल्लाह 1 डेढ़ हफ़्ता तो सुकून का गुज़रेगा। और ये जो है ना नीचे हमारी सोसाइटी की ये मशहूर फॉक्सी है और ये जिन साहब की है वो रोज़ इसकी अच्छी सी सफाई करते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको कहीं दूर ड्राइव पे लेकर जाते होंगे। और मैं जब अपने बच्चों को बताती हूँ कि हमारे बचपन में हमारे अब्बू के पास फॉक्सी होती थी, तो एक तो उनको हंसी इतनी आती है, दूसरे कि उनको लगता है कि हम लोग कितने पुराने ज़माने में पैदा हुए थे कि हम फॉक्सी में बैठ जाते थे और उनको यकीन ही नहीं आता कि इसके अंदर इतने सारे लोग 4-5 लोग कैसे एक साथ एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन बिलीव मी आराम से बैठ जाते हैं और मेरे ख्याल में हम लोग सब बच्चे थे इसलिए हमें इतना पता नहीं चलता था, लेकिन बहुत मज़े की ये जो है ना इसकी सवारी होती है। और इस टाइम मैं जो हूँ वो कुकिंग भी कर रही थी साथ साथ। अब जो मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी जो है ना वो थोड़ा सवेरे बनाने के लिए आप चढ़ा दें तो ये होता है कि वो कढ़ कढ़ के यानी कि पक पक के अपने टाइम तक तैयार हो जाती है। और मैंने इसके लिए दाल ली है, दाल मेरे ख़्याल से वैसे तो सब अपने अंदाज से ही बनाते हैं, मैंने हाफ़ कप मूंग मसूर की दाल ली है। थोड़ी देर के लिए पानी में सोख किया था। अगर मुझे जल्दी होती है ना तो मैं गर्म पानी ही में सोख करती हूँ, उसमें बहुत अच्छा और बहुत प्रॉपर जो है ना वो दाल या चावल फुल जाता है। और इसके साथ फिर मैंने इसमें दही डाली है और दही डाल के फिर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है और एकदम स्मूथ सा इसका टेक्सचर तैयार हो गया है। अच्छा, दही को भी मैंने इसीलिए ब्लेंड किया था कि ताकि दही में जो मलाई वग़ैरह हो तो वो बिल्कुल स्मूथ एक क्रीमी पेस्ट सा बन जाए। और मैं अपनी मोस्टली कुकिंग जो है वो मस्टर्ड ऑयल या सरसों के तेल में ही करती हूँ। तो मैंने इसमें तेल डाला है, उसे थोड़ा सा गरम किया है और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और थोड़ा सा इसको मैं लहसुन अदरक को भूनूंगी इतना कि इसका कच्चापन निकल जाए, और ज़्यादा भूनने से वरना फिर यह है कि ये जल जाएगा। तो बस इतना भून के और फिर जो ये मिक्सचर तैयार किया है ये डाल देंगे। साथ में इसमें अच्छा ख़ासा पानी, मतलब मैंने इस जग से भर भर के 3 जग पानी डाल दिए थे ताकि ये आराम से अच्छे से दही और जो दाल का मिक्सचर है यानी कि जो कढ़ी है वो पक जाए। और अब ये अपना पकता रहेगा और साथ साथ अपने दूसरे काम भी चलेंगे। मैंने ये कपड़े निकाले थे जिनको मुझे श्रिंक करना था ताकि मैं शाम में जाके टेलर को दे आऊँ, लेकिन बारिश शुरू हो गई तो अब ये आज तो पॉसिबल नहीं होगा श्रिंक करना। और अच्छा, मैंने कढ़ी में 3 जग भर के पानी डाल दिया है, साथ में लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही मैंने डाली है। और हल्दी, ये 2 चीज़ों के साथ मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया क्योंकि नमक जब ये बिल्कुल फ़ाइनल हो जाएगी तैयार कढ़ी तब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और दही मेरा काफ़ी खट्टा है, लेकिन अगर आपको इसको का दही खट्टा ना हो, और कढ़ी तो जब तक खट्टा ना हो तो दही तो मज़ा नहीं देती। तो आखिर में जब बिल्कुल आपकी कढ़ी रेडी हो जाए, जिसे कहते हैं रेडी टू सर्व हो जाए, तब आप इसमें 1 चम्मच या अपनी पसंद के मुताबिक इसमें खट्टाई पाउडर ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और दाल भी मैंने पीस के रख ली थी साथ में। अब मैं अपने बाहर के आधा काम मेरा किचन का एज़ यूजुअल हो गया। अब मैं अपनी बाहर में क्लीनिंग का काम करूँगी। एक तरफ मेरा ये काम होगा और साथ साथ जो है वो मेरी कढ़ी वो पकती रहेगी। और कढ़ी में यही आसानी होती है कि आपको ज़्यादा टाइम इसके सर पे सवार नहीं रहना पड़ता। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके बस इसको आप चला लें और वो उसको पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, ये मैंने अपनी दाल जो है मूंग मसूर की दाल, ये दाल मैंने कढ़ी के लिए, मैंने कि इसके पकौड़ों के लिए मैंने फुलाई थी, इसको मैंने पीस लिया है।
अब वो जितने आपको पकोड़े बनाने हैं दाल आप उसी हिसाब से लें। अच्छा, ये भी एक टिप है, और ये टिप भी मुझे आके अपने ससुराल में पता चली थी कि जब पकोड़ों के लिए या बड़ों के लिए आप दाल को पीसें तो उसको इतना अच्छा फेंट लें हाथ से या बीटर से, या फिर उसमें आप सोडा डाल लें और फिर उसको चेक करें कि वो पानी में, थोड़े से पानी में डाल के उसका बूंदी सा, तो ये अगर वो ऊपर की तरफ आ गई तो आपका बैटर बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। और अगर वो बैठ जाए या पूरे पानी में दाल जो है वो मिक्स हो जाए तो इसका मतलब उसको अभी थोड़ा सा और आपने बीट करना है। तो अगर इस तरह से पकोड़े फ्राई करते हैं, चाहे दही बड़ों के लिए करें या कढ़ी के लिए करें या पकोड़ों के सालन बनाएं उसमें डालें, तो बहुत अच्छे और फ्लफ़ी से आपके जो पकोड़े हैं या बड़े हैं वो फ्राई होते हैं। और चूँकि ये डीप फ्राई होते हैं तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पानी में, जैसे गर्म पानी में बस डाला और निकाला, इससे जो इनका एक्सेस ऑयल है वो पानी में रह जाता है और पकोड़े या बड़े आपके रेडी होते हैं दही या कढ़ी में डालने के लिए। और दही मैं चेक कर रही थी क्योंकि मैं दही को मॉर्निंग में ही जोड़ लगाती हूँ, क्योंकि इस टाइम चूल्हे पे पक रहा होता है, किचन में अच्छी खासी गर्मी होती है तो बहुत अच्छा दही जम जाता है। और ये मैं एक बैच डाल चुकी थी, अब बस मेरा ये लास्ट बैच जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। पकोड़े में मैंने हरी मिर्च, हरी धनिया, प्याज, ज़ीरा, काली मिर्च, दही, हल्दी और लाल मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें डाल के मैंने डीप फ्राई किया है। और थोड़ा सा पानी में फिर मैंने इसको डाला है और इसका तेल एक्सेस निकल गया, फिर मैंने इसको कढ़ी के बैटर में ऐड कर दिया। और बिल्कुल जब कढ़ी पकने पर हो फाइनली, तब आप पकोड़े ऐड कीजिएगा, कि इसको थोड़ी देर बाद बस आपने चूल्हा बंद करना हो। और ये हमारा यूपीएस का काम हो रहा था, हमारा यूपीएस की बैटरी बैठ गई थी, ख़त्म हो गई थी मतलब, तो वो उसको चेंज करने आए थे। और ये मेरी कढ़ी का जो बघार है वो तैयार हो गया है। अच्छा, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, पहले मेरे पास पूरा एक दरख्त था, मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कड़ी पत्ते का जो दरख्त है ना वो इतने मज़े का होता है कि वो आप इंडोर भी रख सकते हैं। तो जब हम पिछले घर में थे तो वहाँ तो मैंने बाकायदा बाहर क्यारी में लगाया था, तो वो बहुत ही बड़ा झाड़ जैसा दरख्त बन गया था और मुझे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको गमले में लगाया था और मेरा कराची जाना हुआ तो उसके पीछे वो बिल्कुल जल गया बेचारा। तो खैर मैंने जो है अभी इसको ज़ीरा और साबित लाल मिर्च के साथ सरसों के तेल में बघार लगाया है और साथ में मैंने चिप्स फ्राई की है। और ये जो काले चने हैं वैसे कढ़ी के साथ मेरी फैमिली में नहीं बनते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में मेरी ये छोटी नन की इन्वेंशन है कि एक दफ़ा उसने बनाया था। और उसके बाद ये है कि हमारी फैमिली में काले चने वैसे ही बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वाई नॉट मेरी जान। तो बस इस तरह से कढ़ी के साथ काले चने और चिप्स जो है वो हमारे यहाँ अफ़ीफ़ मैमा जो हैं उनको बहुत पसंद है, और ख़ैर मुझे भी बहुत पसंद है। तो दाल चावल के साथ में अक्सर या तो चिप्स होते हैं या क्रैकर्स वगैरह कुछ हो तो वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ मेरे पकोड़े इतने मज़े के बने ना, आप एक दफ़ा इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा, चाहे दही बड़ों में बनाएं या इसके पकोड़े बनाएं कढ़ी के, तो आप इस तरह से बना के देखिएगा। और ये जी है शाम का टाइम और इस टाइम हो रहे हैं आई थिंक 6:15। और हम लोग जो है मेरी थोड़ा फोकस करने में ब्लर हो रही है घड़ी, लेकिन ये हो रहे हैं 6:15 और बारिश जो है वो रुक चुकी थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी थी उसके बाद मौसम आज बहुत अच्छा था कि अब आप थोड़ा सा पंखा अगर बंद करके भी बैठते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह से हमने फिर अपनी शाम की चाय एज़ यूजुअल एंजॉय की। मैंने बहुत टाइम से अपने शाम की ये जो चाय वाली रूटीन है ये शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा इसकी भी क्लिप डाल देनी चाहिए। अच्छा, मैं दोपहर में यहीं सोफ़े पर ही आराम करती हूँ और साथ में मैं ये बुक पढ़ रही थी। पहले मैं अखबार पढ़ती थी, लेकिन अब जब से ये कोविड की वजह से अखबार आना बंद हो गया तो फिर मैं इस टाइम कोई ना कोई बुक अपनी पढ़ती हूँ। अभी ये बुक मैंने शुरू की है और बहुत मज़े की बुक है। मैं इंशाल्लाह इसका आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी। और अब जो है ये मैं अपने कपड़े देख रही थी, क्योंकि मैं अब टेलर के पास श्रिंक तो मैंने इनको किया नहीं था और टेलर के पास, वरना मेरा यही प्लान था कि मैं इसको अर्ली मॉर्निंग श्रिंक कर लूँगी तो फिर शाम में जाके मैं टेलर को दे आऊँगी, लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छा, ये वाला सूट जो है मैंने जे डॉट से लिया था और मैं आपको बताऊँ मैंने फ़र्स्ट टाइम जे डॉट से कुछ ख़रीदा है। पर्सनली मुझे जे डॉट पसंद नहीं है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके स्टफ़ के मुकाबले में इनकी जो प्राइस है वो
ओवर प्राइस है। तो लेकिन ये मैंने लिया था और यहाँ पे अभी वाई ब्लॉक में इन्होंने अपनी न्यू शॉप ओपन की है, तो हम लोगों ने वो विज़िट किया, तो फिर मुझे ये अच्छा लगा। तो खैर मैंने ये लिया था और ये रिजनेबल भी था, मतलब जिस तरह से गुल अहमद वगैरह की रेंज में था, तो फिर मैंने इसे लिया। और ये इसके साथ पैच है। अगर मेरी स्लीव्स छोटी ना बनी, लंबी ना बनी, छोटी बनी, तो फिर मैं उसमें लगवाऊंगी, वरना फिर मैं इसको ट्राउज़र के बॉर्डर में लगवाऊंगी। और ये दूसरा सूट है गुल अहमद का, और इसमें जो है वो इसकी ये इस तरह से इसका डिज़ाइन है। मैं अमूमन कपड़े जैसा डिज़ाइन होता है वैसा नहीं सिलवाती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें थोड़ी सी अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों का इस्तेमाल किया जाए। और ये इसका था, आई थिंक इसकी शर्ट है, हाँ ये इसकी शर्ट है। और शर्ट में इसमें गला बना हुआ है, इसके साथ कोई अलग से पैच नहीं था जैसे कढ़ाई वाला आजकल चला हुआ है। और वो मुझे लेना भी वैसा नहीं था, क्योंकि उसमें फिर जो है ना टेलर मुझे बहुत तंग करता है। मेरे पिछले 2 दफ़ा के एक्सपीरियंस टेलर के साथ उसमें थोड़े से ख़राब भी हो गए थे। तो इस वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं अलग से पैच ना लूँ, क्योंकि वो ख़ुद नहीं लगवाता, वो लगाता है टेलर हमारा, वो किसी से लगवाता है, तो बस उसने उसमें गड़बड़ कर दी थी। तो अगर सूट ख़राब हो जाए तो फिर आपने पहले सूट के पैसे दिए होते हैं, वो बर्बाद होते हैं, फिर टेलर को आपने देने ही होते हैं चार्जेस, चाहे कम या ज़्यादा, और फिर मूड अलग ख़राब हो जाता है, चीज़ अलग ख़राब हो जाती है। तो मैं इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़्याल करती हूँ कि इस तरह का मसला मुझे ना हो। और इसीलिए मैं टेलर के पास जाने से पहले, और ये भी एक टिप है शायद कि आप लोगों के काम आ जाए, कि अपने घर में जैसे मतलब ये जैसे ये सूट है, इसका जो कार्ड है जिस पे इसकी पिक्चर वगैरह बनी है, अगर तो आपने एज इट इज़ सिलवाना है तो ओके फ़ाइन, वही ले जाकर उसको दे दें कि भाई आपने बिल्कुल ये जो कॉपी पे डिज़ाइन है इसी को ही उतार देना है। और अगर आप ख़ुद से अपना डिज़ाइन देना चाहते हैं तो घर से अपना डिज़ाइन बनाकर और लेकर जाएं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि लोग शॉप पे जाते हैं टेलर की, और फिर दूसरों के कपड़े देख रहे होते हैं और उससे डिज़ाइन लेते हैं। बहुत उससे काम ख़राब होता है। एक तो टाइम बहुत लग जाता है टेलर के पास, और दूसरे कि वो समझ नहीं पाता। कभी ये होता है कि वो कहता है कि इसके कपड़ों में तो ये ज़्यादा था, आपके कपड़ों में वो कम है, और इस तरह की 2-4 चीज़ें हो जाती हैं। तो उससे बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से अपने वो जो डिज़ाइन वाला पेज है, कार्ड है, उसके पीछे अपना डिज़ाइन बना के, और जो चीज़ें आपको जैसे ट्राउज़र के पर लेस लगानी है या आस्तीन पे लेस लगानी है, तो उससे फ़ायदा ये होता है, मैं जो ही करती हूँ उससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि जब मैं बाहर जा रही होती हूँ तो फिर मैं अगर मुझे लेस वगैरह लेनी हुई तो मैं एक दफ़ा उसे देख लेती हूँ कि अच्छा हमने इसका डिज़ाइन किया था तो मुझे यहाँ पे लेस लगानी थी, तो पहले मैं वो लेस की शॉपिंग कर लेती हूँ, बटन्स लेने होते हैं तो वो कर लेती हूँ। और फिर इसी तरह से मैं टेलरी के स्टाइल में गोला बना के अपने जो कार्ड है, ताकि वो भी इधर उधर ना हो, और फिर मैं टेलर को देती हूँ। तो इससे काफ़ी मेरी बचत हो जाती है टाइम की, टेलर से मगज़मारी की, और दूसरे के उसके पास भी रिकॉर्ड रहता है कि जी आपने उसको यही चीज़ दी थी। वरना मेरा एक्सपीरियंस ये होता है कि अगर मैं उसको सिर्फ वर्बली बोलूँ और वो ख़ुद लिख ले, तो फिर जब कुछ और चीज़ बन के आती है तो वो मानने को तैयार नहीं होता कि आपने ये नहीं कहा था, आपने तो यही कहा था, तो मैंने वैसे ही बनाया है। तो जब आपने बड़े दिल से कपड़े लिए हों और आपने उसकी इतनी डिटेलिंग की हो, इतनी डिज़ाइनिंग की, और उसमें काम ख़राब हो जाए तो बहुत ही दिल ख़राब होता है, और फिर मुझसे तो वो पहना ही नहीं जाता। जब देख देख के मुझे जो है ना उससे अफ़सोस और कुफ्ती हो रही होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना सारा होमवर्क करके जाऊँ और फिर कपड़े सिलने के लिए दूँ। और मैं कपड़ों को धूप में श्रिंक नहीं करती, मैं श्रिंक करके इनको जो है वो रूम में ही पंखा चला के रख देती हूँ, और स्टिच होने के बाद भी मैं इनको एक दफ़ा ज़रूर वॉश करती हूँ। और कोविड के बाद से तो मैं ये काम बहुत रेगुलरली करने लगी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। कोई भी आइडिया अच्छा लगे उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।